हम लोग बात करेंगे एजुकेशन की और एजुकेशन के बदलते हुए स्टाइल की। हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ प्रॉब्लमेटिक है और वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है डिसीजन का वक्त पे ना लिया जाना। हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ इतने ज़ोर से गए कि पिछला जो कुछ था, जो हज़ारों सालों से इंसानों को एजुकेशन के करीब लेके आ रहा था, हम लोगों ने वो चीज़ें छोड़ दी जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स हमें शॉर्ट टर्म पॉलिसी को अपनाने के बाद पता चले। अब स्वीडन अपनी तालीमी पॉलिसी में एक बड़ा तब्दीली का फैसला लेके आ रहा है और वो फैसला जो कि है वो डिजिटल लाइफस्टाइल और लर्निंग से हटके फिजिकल लाइफस्टाइल और फिजिकल लर्निंग की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसके अंदर बुक्स, कॉपीज, पेंसिल्स एंड पेन्स आर कमिंग बैक। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट बुक्स इज दे स्मेल अ सर्टेन वे। आपको ताज़ी किताब की खुशबू जो है ना वो एक नशे की तरह लगती है, आपको जिंदा होने का एहसास भी दिलाती है। और व्हेन इट कम्स टू फोन्स और फिर डिजिटल लर्निंग की बात आती है, वो एक तरह से कहा जाता है कि आपके लिए एक्सपीरियंस ब्लॉकर भी बन जाता है कि आप अपनी इर्द गिर्द की जगहों से बिल्कुल जैसे लाताल्लुक होकर बैठ जाते हैं। खैर, पहले स्टोरी आपके सामने रखें, देन इसके ऊपर अपना तबसरा रखेंगे कि हुकूमत ने, स्वीडन की हुकूमत ने प्री स्कूल्स में टैबलेट्स की जो लाजमी शर्त थी उसको कर दिया है खत्म और स्कूलों में मोबाइल फोन्स लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसके साथ साथ जो सिलेबस है उसके फरोग के लिए निसाबी कुतुब यानी कि बुक्स के फरोग के लिए 2.1 अरब जो है ना वो मुख्तस भी किए गए हैं, जबकि 2028 तक एक नया निसाब भी मुतारिफ करवाया जाएगा। ये फैसला इस पस मंजर में किया गया है कि 24% तलबा बुनियादी पढ़ने की सलाहियत हासिल नहीं कर पा रहे, जिसका जिक्र हमने आगाज में भी किया था। और PISA प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में भी कमी। नाकदीन अब ये कह रहे हैं, क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि इससे तलबा मुस्तकबिल की नौकरियों के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, जहाँ 90% मुलाजमतों में डिजिटल महारत ज़रूरी होगी। और ये बहस दरअसल इस बात पर मरकूज है कि रवायती तालीम के फ़वाइद और डिजिटल महारत के तकाज़ों के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। नाउ माइंड यू, स्वीडन जो है एक ऐसा मुल्क है जो वर्ल्ड रैंकिंग में एजुकेशन के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, यानी कि टॉप पोजीशन के अंदर आता है। वहाँ पर अगर ये तब्दीली आ रही है तो फिर वो ममालिक जो तरक्की पजीर हैं, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत फोकस किया जा रहा है, बहुत जोर दिया जा रहा है कि डिजिटल लर्निंग की तरफ जाएं, क्या हमें अपने कोर्स को चेंज करना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए, या फिर एक बैलेंस हमें रखना चाहिए? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एजुकेशनिस्ट हैं आयशा रज़ाक साहिबा, उनको वेलकम करेंगे। आयशा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। माइंड साइंस एक्सपर्ट हमारे पास डॉक्टर मोई साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ग्रेसिंग दिस शो विद योर प्रेजेंस, द बोथ ऑफ यू, एंड गुड मॉर्निंग आप दोनों को। अच्छा, बुक्स के बारे में बात करें, कॉपीज के बारे में बात करें, फर्स्ट आई वुड लाइक टू गो टू डॉक्टर साहब विद माय क्वेश्चन। सर, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं और आप जिस चीज़ से अपने माइंड को मुतारिफ करवा रहे हैं, फिजिकली उसको टच करना व्हेन वी टॉक अबाउट बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बुक्स का ताल्लुक क्या है। बुक्स जो है वो आपको फितरत के करीब करती है। एक हमारे 5 सेंसेस में एक सेंस है, उसे कैनेस्थेटिक कहते हैं। कैनेस्थेटिक जो है वो टच का सेंस है, और जब टच करते हैं आप किसी चीज को, जो कि किताब है जिसमें से खुशबू भी आ रही है, जिसके अंदर आप महसूस कर सकते हैं उसकी मोटाई को, उसकी दुबला कितना है, पेज कैसा है, तो आपका ब्रेन जो है वो टच की वजह से पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने एजुकेशन को सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि एजुकेशन के साथ आम तौर पर जो लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर्स हो, IT स्पेशलिस्ट हो, उनकी वाबस्तगी इल्म के साथ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पढ़ा इसलिए है कि उनको जॉब मिले और वो जो माश है उसके लिए कोशिश करें। तो माश के साथ साथ जो वाबस्तगी होती है इल्म के साथ, वो इल्म के साथ वाबस्तगी नहीं रहती, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीका या फिर इंसान की एसोसिएशन उन चीजों के साथ नहीं होती जो फितरत से बहुत करीब। आपको पता है किताब फितरत से कितने करीब है? किताब कागज है, कागज लकड़ी से बनता है, लकड़ी दरख्त से आती है, दरख्त जमीन के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि किताब को जब आप छूते हैं तो आप फितरत से बहुत करीब होते हैं। तो एक तो ये एसोसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि किताब के साथ एक अटैचमेंट होती है, जैसे दोस्त के साथ होती है, जैसे वालिदैन के साथ होती है। ये मेरी किताब है, मगर ये नहीं कहेंगे ये मेरा टैबलेट है, बिकॉज टैबलेट के अंदर डॉक्टर साहब, ये मुजम्मिल यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये एक गवाह हैं। इन्होंने 2 रोज पहले मेरी एक किताब मुझसे मांगी, तो मैंने कहा वो मैं किताब नहीं दूंगी, आपको नई खरीद के दे दूंगी, क्योंकि वो मेरी किताब है, उसमें मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं। मैं ना एक एजुकेशनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूंगी, इसीलिए आयशा भी हमारे साथ है। आयशा, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, और पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं मौजूदा दौर में डिजिटल लर्निंग की तरफ बहुत जोर दिया जा रहा है, और एक ऐसे एक प्रोग्राम डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम भी शुरू किया गया जो यूनिसेफ के साथ मिलकर किया गया। दूसरी तरफ हमें वेस्ट नजर आता है, स्वीडन जैसी कंट्रीज जो वापस आ रही हैं किताब की तरफ।
मेरे लिए तो आज वर्ल्ड बुक डे भी है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर आपको क्या लगता है कि हमें कोई बैलेंस चाहिए जिसमें डिजिटल लर्निंग भी हो और बुक भी हमारे हाथ में मौजूद रहे, बुक को हाथ में पकड़ के हम डिजिटल लर्निंग करें, क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, स्वीडन का भी जो केस है ना, वो आपको उस पर नजर आता है कि जब इस तरह की पॉलिसीज अनाउंस होती हैं कि हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, डिजिटल बुक्स मुतारिफ करवानी है, आपको पता है आमतौर पर ये एजुकेशनिस्ट तो ये फैसला नहीं लेते, आमतौर पर ये पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स ये फैसला लेते हैं। और वो उनके केस में भी आपको नजर आया है कि उन्होंने वो एक तरह का जैसे ओवरनाइट चेंज कहते हैं ना, वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कि एकदम फिजिकल बुक हटा ही दें क्लासरूम से और हर चीज डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर दें। ना टीचर्स की ट्रेनिंग थी, ना स्टूडेंट्स तैयार थे। और बहरहाल हमें पता है, जो रिसर्च हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, कि जब आप फिजिकल बुक से पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी जिस तरह से जुड़ती हैं, आपके न्यूरल पाथवेज, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से होती है, वो वैसे डिजिटल सेंसेस एक्टिवेट होती हैं। राइटिंग जब आप पेन पेपर से करते हैं तो आपको पता है कि आपकी राइटिंग इंप्रूव होती है। राइटिंग का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी मेमोरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग से होता है। आपने जैसे पीसा का वो बारे में बात की कि उनको नजर आया है कि लिटरेसी के अंदर बच्चों के स्कोर बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। ना सिर्फ ये, उनको नजर आया है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब आप स्क्रीन टाइम ज्यादा करते हैं। ADHD, फोकस के इश्यूज बहुत ज्यादा इन ममालिक में बच्चों के अंदर नजर आ रहे हैं। तो बात, लेकिन दैट सेड, आयशा, आपकी दूसरी बात की तरफ, जब भी कोई ऐसी बात होती है, और स्वीडन के केस में भी ये बात ही है कि वो टेक्नोलॉजी को कह रहे हैं कि बिल्कुल आप निकाल दें, वो भी अब बैलेंस की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहरहाल कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अब हम 1980 की दिहाई में वापस तो जा नहीं सकते हैं, कंप्यूटर्स को बिल्कुल बैन तो कर नहीं सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आगे की इकोनॉमी के अंदर बच्चों को ये तैयारी चाहिए। बात बैलेंस की है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जियोग्राफी ऐसा है, मैथ ऐसा है, साइंस ऐसा है, जिसको जब आप पढ़ाते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप सिमुलेशन से, थ्रू कंप्यूटर्स, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए बिल्कुल जहां जहां जरूरत है आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये फैसला कि टेक्नोलॉजी को कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस स्टेज पे इस्तेमाल करना है। आई थिंक किसी भी और टूल की तरह ये एक एजुकेशन प्रोवाइडर, एक टीचर का फैसला होना चाहिए कि मुझे अपनी क्लासरूम में, अपने कोर्स वर्क के अंदर, मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है आयशा, यहाँ पर बिल्कुल ठीक आप बात करें, आई एग्री विद यू। मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है डॉक्टर साहब, कि एक बच्चा जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, छोटा है, अभी भी स्वीडन में भी प्री स्कूल की ही बात की जा रही है, उसके लिए लर्निंग कितनी ज्यादा जरूरी है एक ऐसी दुनिया की जो कि रियल वर्ल्ड है? क्या उसको उस यंग एज के अंदर ही वर्चुअल वर्ल्ड से मुतारिफ करवा देना की फितरत वाली बात से जुड़ा है या नहीं है, या फिर एक बार होना चाहिए कि इस एज के बाद बच्चों को मिलनी चाहिए टेक्नोलॉजी तक एक्सेस? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, उनके बारे में कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग वहाँ रहते हैं। एजुकेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब वहाँ एजुकेशन का लेवल जो है, वहाँ जहाँ उन्होंने देखा कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ उन्होंने फौरन मुतारिफ करा एक नई चीज तो नहीं थी, पुरानी चीज को वापस लाए। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए दो चीजें जरूरी है, किताब, एक पेंसिल। आप देखें, आपका बच्चा जब दुनिया में आता है तो पहली चीज किस तरह सीखता है? टच से। माँ गोद में लेती है, वो जो टच करती है माँ, या वो माँ को टच करते हैं, वहां से उसके ब्रेन के अंदर नए न्यूरल पाथवेज या सिनेप्सिस बनना शुरू होते हैं। ये टच उसके लिए जिंदगी में कोई भी नई चीज सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको ADD या ADHD होता है, तो वो सुनते नहीं है। अच्छा सर, ये ADD और ADHD वाली बात पे थोड़ा सा डबल डाउन कीजिएगा कि ये जो अटेंशन स्पैन है, ये टेक्नोलॉजी और फास्ट टेक्नोलॉजी, अब आपने ऐसे लिखना है चैट GPT और 1 सेकंड में ऐसे तैयार हो गया, समरीज आ गई आपके पास, तो अटेंशन स्पैन कितना खराब हो रहा है इन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से बच्चों का? बिल्कुल खराब हो रहा है। एक तो चीज है कि आप अपने बड़ों का भी हो रहा है। बिल्कुल, ब्रेन इज लाइक अ मसल, जितना आप मसल यूज करेंगे आपका मसल बनेगा। जब आपके साथ तमाम चीजें रेडीमेड बनती है, चैट GPT हो गया, कोई भी चीज आपको, तो फिर आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल क्यों करेंगे? इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, आज आपको अपने दोस्त का फोन नंबर याद नहीं, क्योंकि वो सारा सेव है। पहले आपको मुंह जबानी सारे नंबर याद होते थे क्योंकि आपको डायल करना पड़ता था। तो जितना आप ब्रेन को यूज करेंगे, ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। अब आपने ब्रेन को यूज ही करना बंद कर दिया। तो असल चीज जो मैं चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने ये ममालिक है, वहां एक चीज ये समझी गई है। पहली चीज तो ये कि 5 साल की उम्र से पहले बच्चा स्कूल ना जाए, ये तो मस्ट है कि 5 साल में जो डेवलपमेंट घर में होती है माँ के साथ, आपको पता है 7 साल की एज के बाद
बच्चे की मुकम्मल शख्सियत बन चुकी है, तो उसके बाद ही नेवर लर्न्स एनीथिंग आफ्टर एज ऑफ 7। 7 साल के बाद नई चीज नहीं सीखता। अब ये 5 साल आपने जो बच्चों को देना था वो आपने उसको स्कूल भेज दिया, 3 साल की उम्र में भेज दिया। तो घर के अंदर जो तरबियत थी, एसोसिएशन थी, अटैचमेंट थी, माँ बाप के साथ जो था वो खत्म हो गया। तो आइडियली ये जो टेक्नोलॉजी देनी चाहिए बच्चे को, मेरे नजदीक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 15 या 16 साल के बाद बच्चे को बहुत खूबसूरत। सिंस टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं इसके ऊपर मिस आयशा का भी लेना चाहता हूँ पर्सपेक्टिव। ये तो आपका एज अ डॉक्टर माइंड साइंस एक्सपर्ट आ गया। अब मैम आप बताइएगा कि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे की 5 साल तक लर्निंग और उस लर्निंग के बाद आप स्कूल भेज रहे हैं और आप बच्चों को एक स्लो पेस्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करने का मौका दे रहे हैं, इसके बारे में एक एजुकेशनिस्ट का पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में ये कॉन्टेक्स्ट पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि वैसे तो मुनासिब बात है कि 5 साल की उम्र तक जाहिर है बच्चा इतना बड़ा नहीं होता, घर में बहुत कुछ सीख लेता है। 2 से 5 आपकी 2 साल की उम्र तक ही इतनी ब्रेन डेवलपमेंट हो चुकी होती है। आपको पता है बहुत बच्चे जो हैं वो लिटरेसी घर से ही सीख कर जब वो स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीजों के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हमारे पास डिस्पैरिटी बहुत है। हमारा जिस तरह का मुल्क है जहाँ पे 50% लोग आपके अंडर पॉवर्टी लाइन है, लोगों के पेरेंट्स वेल एजुकेटेड नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करती हूँ इस बात से कि 5 साल की उम्र तक शायद घर में आप जो हमें टेस्टिंग में और जो नजर आता है वो ये नजर आता है कि जो बच्चे जिनके पास तो जो हैव्स जो हम कहते हैं, जिनके घर में पढ़े लिखे माँ बाप भी हैं, किताबें भी हैं, आसपास की एनवायरनमेंट में वो लिटरेसी भी सीख लेते हैं, न्यूमरेसी भी सीख लेते हैं, उनके लिए तो बात ये शायद किसी हद तक ट्रू हो सकती है। लेकिन जिन बच्चों के पास ये एक्सेस घरों में नहीं है, इस तरह की कम्युनिटीज में वो नहीं है, वो स्कूल आते हैं तो दे आर लैगिंग मच बिहाइंड जो उनके बाकी जो पीयर्स हैं, जो अच्छे आप चैलेंजेस की बात कर रही हैं और डिस्पैरिटी की, जैसे कि आपने खुद कहा। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के असरात की बात कर रहे हैं बच्चों के ऊपर के। देखिए आयशा, अनदर थिंग, एक चीज डॉक्टर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आयशा, मेरा सवाल ये ले लीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब का भी कमेंट लेकर आपके पास आऊंगी। और वो ये कि हम जो स्कूल्स हैं या हमारा तालीमी निज़ाम है वो किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है? क्या बच्चों के पास वो अपॉर्चुनिटीज खेलने कूदने की मौजूद होती हैं जो कि उनका बुनियादी हक है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कि उनको फ्री प्ले की इजाज़त दी जानी चाहिए? क्या हमारे स्कूल इसका इंतजाम करते हैं या सिर्फ और सिर्फ डिजिटल लर्निंग की तरफ उनको भेजकर और बरी जिम्मा हो जाते हैं? डॉक्टर साहब, आप कमेंट कर दीजिएगा क्या कहना चाह रहे थे, देन आयशा से इसका जवाब लेते हैं। जैसे पाकिस्तान की तो बात ना करें, पाकिस्तान में स्कूल इज अ बिजनेस। 2-2.5 साल के बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हैं, जबकि उसकी जो ग्रोथ उस वक्त जरूरी है घर के अंदर। दूसरी चीज जापान के अंदर 5 साल से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजते। दीन में भी एज की एक तादाद है कि इस एज के बाद जो बच्चा जो है वो पढ़ाई करने जाएगा। मुझे समझ नहीं आती हम किस रिसर्च की बात करें। दुनिया के अंदर एक्सेप्ट फॉर सम यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका के अंदर बच्चे को जल्दी स्कूल भेजते। बाकी जो बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक हैं, खासकर मैंने जापान की बात की, वहाँ ये समझते हैं कि स्कूल अगर बच्चा 5 साल के बाद जाता भी है तो वो स्कूल जो है उसके अंदर एथिक्स, उसमें मोरालिटी, उसमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ना कि किताबें और ये सब चीजें। सर्वाइविंग स्किल्स सिखाई जाती है डॉक्टर साहब। जी सर्वाइविंग उसके बाद स्किल्स सिखाई जाती है। बिल्कुल आयशा, वी आर आउट ऑफ टाइम, प्लीज 10 सेकंड्स में प्लीज कंक्लूड कर दें। जी हम अपने आप को ना जापान से कंपेयर कर सकते हैं, ना स्वीडन से कर सकते हैं। बहरहाल इस बात पे हम बहस नहीं करते। आपका जो दूसरा सवाल था, सॉरी आयशा, आपने सवाल किया था इससे पहले जी, जब आप डॉक्टर साहब की तरफ से मैं बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए हमारे स्कूल्स क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं? नहीं आयशा, इंटरेक्शन का मौका मिले, खेलने कूदने का मौका मिले? नहीं, आपको पता है कि हमारे पास स्कूल्स के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना। फ्री प्ले का ना हमारे घरों के अंदर कॉन्सेप्ट रह गया, ना स्कूलों के अंदर कॉन्सेप्ट रह गया। आपके पास प्ले ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, आपके पास उस तरह का टाइम ड्यूरिंग द डे अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड प्ले या विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड प्ले जो है, सवाए जो आपकी 30 मिनट की ब्रेक होती है, उसके अलावा आपको पता है कोई खास स्कूलों के अंदर तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आयशा, थैंक यू सो मच। इट्स हाई टाइम कि हम अपने बच्चों को फोन बेस्ड चाइल्डहुड से निकालकर प्ले बेस्ड चाइल्डहुड के अंदर वापस लेकर आए। माँ बाप की भी तो लेजीनेस है ना, खेलना कूदना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, टीचर्स मुझे देख रहे हैं, एक बुक मैं रेकमेंड करूंगी जो मैं मेरे ख्याल से अपने ऑफिस में सबको कर चुकी हूँ, द एंशियस जनरेशन बाय जोनाथन हाइट। इसको लाजमी पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा पता चलेगा कि कहाँ पर मसला हुआ हमारी जेन ज़ी के साथ और नई आने वाली जनरेशन के साथ।